तुम तो जानती ही हो, ये जो प्रगति मैदान है ना, अब इसका नया नाम हो गया भारत मंडपम। और सुनो, माइकल को मत बताना, नहीं तो यहाँ से वो सारा सोना ले जाएगा। ये जो जर्नी रहा है आपका, कैसे आप ITPO में आए? इस बात से बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे इस स्थान से जुड़ने का मौका मिला। और विश्व की यह एक व्यापार शक्तिपीठ है, यह एक ऐसी शक्तिपीठ है। यहाँ पे लोग जो व्यापार को प्रमोशन करना आते हैं, तो कितने साल हो गए होंगे इस क्षेत्र को? यहाँ पर जहाँ खादी ग्राम उद्योग का मेला हुआ 1954 में, भारत का जो जाना जाता था वो सात के नाम। और जब ये 70 साल के बाद ऐसा क्या मौका हुआ है, नई गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने सब बातों पर भी विशेष ध्यान दिया, जो यहाँ की सनातन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति और यहाँ का कि भाई बहुत सारे लोग आ रहे हैं और अप्रोच लगाते हैं कि भाई हमारी एंट्री होनी चाहिए, हमारी फैमिली की एंट्री होनी। सवाल ये उठता है कि जिनकी वजह से मेला सक्सेस होता है, जिनकी वजह से ये प्रगति मैदान सक्सेस हुआ उस टाइम में, भारत मंडपम बना। अगर प्रमोशनल आता है, बिजनेस जो है, कमर्शियल आता है, तो उसके लिए उसकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और क्या? तो उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए यही है कि आप लोग जो ये एक आप टैगलाइन लेके आए, भारत खिलता कमल। भारत एक खिलता कमल। मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। हाँ, मेरा उनके अंदर जो अदम्य साहस है, वो मैं शिवाजी मराठे और सुभाष चंद्र बोस और इस तरह का साहस है, हिम्मत, राणा प्रताप। भारत के युवाओं में ना, उनके खून के अंदर एक नया जोश भर देता है। आदमी की लगन देखिए, चूम ले ये गगन देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ITPO के भारत मंडपम प्रदर्शनी क्षेत्र में, जहाँ की G20 हुआ और अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है। सभी जानते हैं कि कितनी कंट्रियां इस G20 में भाग ले चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय मेले में भी भाग ले। सभी अपने अपने व्यापार के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं। उसी क्षेत्र में आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने की कई कंट्री में न केवल इवेंट किया है, बल्कि एक मीडिया PR को नया आयाम दिया है। वो चेहरा ऐसा है जिसको न केवल हिंदुस्तान टाइम्स बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी अछूते नहीं। मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ मिस्टर संजय वशिष्ठ जी का। सर, आपका हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपने जो ये जर्नी किया है, जो इस क्षेत्र में बैठे हैं, जो पूरे विश्व की मान्यता जानी जाती है, तो ये जो जर्नी रहा है आपका, कैसे आप ITPO में आए और कैसे आपने पहले मीडिया, मेरे दर्शक को जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज के समय में, स्पेशली जब भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, आपने ये विषय सुना है और मुझे एक मौका दिया इससे मुखातिब होने का, लोगों से बात करने का। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, सहृदय धन्यवाद देता हूँ। तो संजीव जी, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे इस स्थान से जुड़ने का मौका मिला। और विश्व की यह एक व्यापार शक्तिपीठ है, यह एक ऐसी शक्तिपीठ है जिसमें बहुत निचले स्तर के हमारे व्यापारी लोग भी स्टार ट्रेडिंग हाउस बन करके निकलते हैं। और विश्व में जो भारत का आज वर्चस्व है विभिन्न विधाओं में, विश्व के कोने कोने में, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, पहले हम इसको प्रगति मैदान कहते थे, अब भारत मंडपम कहते हैं। तो जो नाम हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी, विश्व यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नाम दिया है इसको, वो नाम है भारत मंडपम। और भारत मंडपम को की जानकारी शायद वो समय है जब आज ताजमहल से भी ज़्यादा भारत मंडपम को विश्व के कोने कोने में जाना जाता है जी। क्योंकि ये वह स्थान है जब यहाँ G20 हुआ तो 20 देशों से के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और जिस तरह से भारत का डंका बजा है, उससे ये नाम भारत मंडपम का विश्व के सभी देशों में पहुंचा। और विशेष रूप से व्यापार जगत में अब ये सबसे उत्तम स्थान माना जाता है कि यहाँ जो कन्वेंशन होती हैं और जो यहाँ व्यापार की गतिविधियाँ होती हैं, उससे उनके व्यापार नए आयाम छूता है। और मेरा पिछले 30 सालों से ज़्यादा का यहाँ से एसोसिएशन रहा और मैं निश्चित रूप से अपने आप को सौभाग्यवशाली समझता हूँ कि लोगों को, बड़े बड़े लोगों को मैंने यहाँ देखा। लगभग कितने साल का जर्नी है सर ये यहाँ पे लोग जो व्यापार को प्रमोशन करना आते हैं, तो कितने साल हो गए होंगे इस क्षेत्र को जो स्टार्टिंग? ये बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने पूछा संजीव जी। एक्चुअली ये स्थान
पुरातन संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थान है और इसकी जो हिस्ट्री है वो करीब 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है इस जगह की, क्योंकि यहीं पुराना किला और पांडवों का स्थान हस्तिनापुर रहा यहाँ पर। और उसके बाद में बहुत कुछ यहाँ हुआ। उसके बाद यहाँ गयासुद्दीन बलबन के टाइम में एक स्थान है यहाँ पर मटका पीर का उदय हुआ। वो जो पीर थे यहाँ पर वो ईरान से आए थे, एक फ़कीर थे और मथुरा रोड पर ही वो स्थित है स्थान। यहीं पर प्रगति मैदान जिसको कहते थे भारत मंडपम है, इस एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स के कोने पर वो हैं। तो ये उनकी हिस्ट्री भी बताई जा सकती है, बहुत सुंदर हिस्ट्री है। 1948 में जब भारत में शरणार्थी यहाँ आए, उस विभाजन हुआ आज़ादी के ठीक 1 साल बाद। हाँ, तो ये शरणार्थियों का एक स्थान बना और इसमें पुराने किले तक यहाँ पर उनको शरण दी गई। उनको यहाँ पर फिर बाद में जो उनका खाना ये वो सब खिचड़ी बंटती थी और बहुत सारे समाज से भी लोग आकर के उनका आदर से इन्होंने। और उससे पहले जो मुझे पता लगा कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तो इसको एस्टन वार्ड थिएटर के रूप में एलिस फोर्सेस ने इसको स्थापित किया था। हाँ, इसको हाँ। और उसके बाद में यहाँ एग्जीबिशन होनी शुरू हुई। तो यहाँ पर जहाँ खादी ग्राम उद्योग का मेला हुआ, 1954 में एक प्रिंटिंग की एग्जीबिशन यहाँ पर हुई थी, बहुत सुंदर एग्जीबिशन थी वो। और उसके बाद में उससे बाद में 1959 में अमेरिका के राष्ट्रपति हिज एक्सेलेंसी आज़म बहार साहब यहाँ आए थे। और क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था, विकास कार्यों में कार्य चल रहा था कि किस तरह भारत को सशक्त किया जाए और नवीन राष्ट्र था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति आए। उसके बाद में 1962 में जब चाइना वार हुआ तो यहाँ 10 साल के लिए इस स्थान पर कुछ खास गतिविधियां नहीं हुई। फिर 1972 में वो पहली एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन हुई जिसमें 1972 में, और उसी एग्जीबिशन के दौरान इसका नाम प्रगति मैदान रखा गया। तो उस दरमियान क्या आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी? नहीं, मैं तो यहाँ पर 88 में आया था। 80 में ट्रेड फेयर मैनेजमेंट कोर्स होता था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, तो उसमें सेलेक्ट हो गया। सर, एक बड़ा अहम सा सवाल है कि जब ये देश आज़ाद हुआ और उसके बाद जो हमारा ये जो इंटरनेशनल मार्केट बना यहाँ पे एग्जीबिशन लगाने के लिए, तो उसके बाद का जो जर्नी है वो काफ़ी 70 दशक रहा। उस 70 दशक में भारत को हमेशा जो है भारत का ट्रिलॉजी जो जाना जाता था वो ताजमहल के नाम से जाना जाता था। और जब ये 70 साल के बाद ऐसा क्या मौका हुआ है, कौन ऐसी गवर्नमेंट आई जिन्होंने कि G20 के नाम से भारत जाना जाता है, इसमें क्या ऐसा हुआ था सर, कैसे ये हो पाया? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं वो महत्वपूर्ण तो हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चाहे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, जो भी हमारे को, और उनको विशेष रूप से ध्यान भी रखा जाता है और विश्व उनको देखने भी आता है, क्योंकि ताजमहल विश्व के 7 जो अजूबे हैं उनमें से माना जाता है और राष्ट्रीय धरोहर है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में करीब 11 साल पहले, हाँ, जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उन सब बातों पर भी विशेष ध्यान दिया जो यहाँ की सनातन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति और यहाँ का जो सशक्त अभिव्यक्ति है विश्व बंधुत्व की, वसुधैव कुटुंबकम की जो फिलॉसफी लेकर के हम लोग चल रहे हैं, और किस तरह भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन उस सब को विश्व में यहाँ के मूल्यों को पहुँचाने के लिए, संस्कृति को पहुँचाने के लिए उन्होंने कुछ नए आयामों को भी छुआ और उसी में एक नई पहचान मिली। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 11 सालों में प्रगति मैदान जब एक नया रूप पा चुका है, यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम के नाम से और बड़े बड़े वो एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बन गई हैं और व्यापारी यहाँ आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अच्छा। चाहे वो विश्व के व्यापार के हों, चाहे भारत के व्यापार के हों। ये एक ऐसी चुंबकीय क्षेत्र है ये, जिसमें आदमी आकर के जुड़ करके अमीर बन जाता है। यहाँ मतलब तो प्रगति में प्रगति मैदान इज अ सिंबल ऑफ रिचनेस, हाउ टू गेट रिचनेस, हाउ टू गेट कनेक्टेड विद द ग्लोबल कम्युनिटी, और कैसे उनसे जुड़ें और कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। तो व्यापार को आगे बढ़ाने का एक चुंबक है
ये एक विश्व की व्यापार शक्तिपीठ है। तो उस समय जब लोग यहाँ पे प्रमोशन के लिए आते थे, वो कैसे आप टैकल करते थे? क्या उसमें कुछ कठिनाइयाँ आती थी? मतलब आज तो सोशल मीडिया के थ्रू आप हर किसी को पता लग जाता है, लेकिन उस समय क्या साधन हुआ करता था? कैसे आप लोग इसको मैनेज करते थे कि भाई आप हमारे यहाँ आओ और हम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपको प्रमोशन कीजिए। और सबसे बड़ी बात होती है सर, जो है आपको अक्सर जो देखा गया है, मेनली प्रॉब्लम ये होता है कि जो स्टाफ, जो लोग, वो तो किसी न किसी तरह एंटर कर जाते हैं, लेकिन जब उनकी फैमिली आती है और जो एंट्रेंस में दिक्कतें आती हैं, इन सब लेके कैसे आप जद्दोजहद से यहाँ? देखिए संजीव जी, मीडिया इज द आई ऑफ द गॉड। मीडिया इज कंसिडर्ड एज द आई ऑफ द गॉड। मीडिया नहीं है तो विकास भी नहीं है, क्योंकि सब चीज़ों को छानना, देखना, परखना ये मीडिया का काम है। और ऐसा कहा जाता है, एक कहावत है कि यदि आपने शेर का शिकार किया है और उसकी खबर नहीं छपी, तो इसका मतलब वो शेर का शिकार नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है सर, बिल्कुल तो नहीं हुआ। मीडिया पहले भी जरूरी था, आज भी जरूरी है और आगे भी रहेगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से मीडिया का रूप बदला है और उसमें कार्य करने का तरीका बदला है। पहले कठिन था न्यूज़ लिखना और उसको लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि माध्यम है, मीडिया तो मीडियम है। तो मीडिया मीडियम है, तो मीडियम पर टेक्नोलॉजी जैसे ही सवार हुई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आज हर चीज़ नोटिस हो रही है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सब की बढ़ रही है। और विशेष रूप से जैसे हम लोग सरकारी तंत्र में रहते हैं, तो हम लोगों की जवाबदेही अधिक त्वरित हो गई है ना, कैटलाइज्ड हो गई है ना। और क्योंकि एग्जीबिशन अपने आप में एक मीडियम है, एग्जीबिशन को अलग से हम वो नहीं मानते, हम इसको एक पीआर एक्सरसाइज भी मानते हैं। तो निश्चित रूप से जब एग्जीबिशन और मीडिया मिलते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, तो वो अपना एक नया, उसमें एक नया आयाम मिलता है, नई ऑर्बिट मिलती है उसको, और वो लोगों तक चीज़ें पहुंचना आसान हो गया है। लेकिन जैसा आपने पूछा कि पहले कठिन था, और ये निश्चित रूप से पहले बहुत कठिन था लोगों तक पहुंचना। और मैं उन सभी मीडिया कर्मियों और मेरे जो साथ देने वाले लोग रहे हैं, उनको सहृदय धन्यवाद। अच्छा सर, इन कहानियों के बीच में, इन जो आपका जो चल रहा है, इस कहानियों के बीच में जब आप मीडिया पे आपको देखते थे, तो क्या कोई ऐसा कोइंसिडेंट हुआ है कभी आपके साथ कि भाई बहुत सारे लोग आ रहे हैं और अप्रोच लगाते हैं कि भाई हमारी एंट्री होनी चाहिए, हमारी फैमिली की एंट्री हुई, तो क्या इस तरह के कभी आपको एक्टर से मिला कि हमें ज़बरदस्ती कॉल करना पड़ रहा है या कुछ ऐसा करना पड़ रहा है? कोई कोइंसिडेंट हुआ हो आपके इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक पक्ष को फोकस है, तो बहुत सारे पक्ष कि मीडिया कर्मी कवरेज के लिए आते हैं, लेकिन उनके लिखने या कवर करने से करोड़ों लोग यहाँ पर आए, लाखों लोग आए। वो लोग आए जो जानकारी नहीं थी, मीडिया पेपर में पढ़ा या टीवी चैनल पर देखा या जैसे भी। सवाल ये उठता है कि जिनकी वजह से मेला सक्सेस होता है, जिनकी वजह से ये प्रगति मैदान सक्सेस हुआ उस टाइम में, भारत मंडपम बना, उन लोगों की फैमिलीज या उनके जानने वाले या उनको वो अपना हक रखते। और यहाँ यदि मीडिया कर्मी को परेशानी हो रही है इतनी भीड़ भड़क्का में, और उनकी फैमिली को यदि कोई ऐसा वो, तो मेरा फोकस ये रहा कि उनको सुविधा दी जाए। हाँ, उनकी फैमिली मेंबर्स को जरूर सुविधा दी जाए, क्योंकि इतना बड़ा वो काम कर रहे हैं, इतना कंट्रीब्यूशन है उनका राष्ट्र निर्माण में, मीडिया कर्मियों का। तो मेरी ये चाहत रही कि भाई मीडिया कर्मी को भी हो सकता है दिक्कत, लेकिन उनकी फैमिली जब आए, कोशिश करते थे हम कि उनको कोई दिक्कत ना हो। ये आपका कहीं ना कहीं रहा है कि भाई इस प्रगति मैदान में कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, लेकिन फैमिली को आप बहुत बड़ा मतलब देते हैं, एडवांटेज देते हैं कि भाई उनको कोई कष्ट। अब मीडिया कर्मी तो यहाँ पर कवर कर रहे हैं, है ना, मीडिया कर्मी तो यहाँ कवर कर रहे हैं। अब उनकी फैमिली को जिम्मेवारी तो मीडिया कर्मी की है, लेकिन मुझे पता था कि वो व्यस्त है यहाँ पर और कुछ ना कुछ एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर सकता। तो मेरा ये फोकस रहा कि फैमिलीज को मैं विशेष ध्यान दूँ जी। हाँ, तो क्या सर उनकी इज्जत। हाँ जी, कभी आपको सिक्योरिटी से, कभी किसी से, मतलब विंग तो बहुत है आपके यहाँ पे, विंग बहुत है, बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल का है, तो जाहिर सी बात है आपको किसी सिक्योरिटी से भी कुछ कहना पड़ता होगा, कुछ ऐसा कोई? नहीं, निश्चित रूप से जो भी हम लोगों की सिक्योरिटी वाले भी इस बात को समझते हैं। मैं यही कहता था कि भाई आपके भी परिवार के लोग आते हैं और यहाँ मीडिया वालों के भी हैं, वो बेचारे यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात,
सब भूल के, कई बार वो खाना भी नहीं उनको मिलता है, बेचारे कवर करने जा रहे हैं, पता चला कवर करते करते मंत्री जी निकल गए, चले गए, और वो बेचारे बिल्कुल ऐसे पूरे 2-3 घंटे बैठे हुए हैं धूप में और उसमें। तो उन सब बातों को देखते हुए निश्चित रूप से मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रही, मैंने ये ज़रूर कहा कि आप अपना सिक्योरिटी का जो धर्म है उनको चेक करना और ये सब कुछ ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सेंसिटिव प्लेस है और हालात को देखते हुए। लेकिन उनकी एंट्री, उनका कार्ड वगैरह, हम लोग जो भी हमसे सुविधाएं दी जाती थी तो उसमें हम लोग भूमिका निभाते रहे। संजय वशिष्ठ ने ऐसा क्या किया इतने सारे स्टाफ्स में से, आखिर वो कैसे हाईजैक हो गए जो उनको ये प्रमोशन मिल गया किसी भी देश में जाके इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखा? क्या ये किसी से छीनना पड़ा, या फिर क्या इतनी आपकी पॉपुलैरिटी हो गई मीडिया को मैनेज करते करते कि संजय वशिष्ठ को लेके आओ, वही बेस्ट टू बेस्ट कर सकता है? तो सर, आपका जो इवेंट का एक्सपीरियंस है, तो वो जो इवेंट करते थे, क्या फर्क आता था अपने कंट्री में और बाहर जाके करना? जैसे मैंने आपको कहा कि वो है विश्व जो एक परिवार है, कुटुंब है, ये फीलिंग यदि आपको आ गई है तो आपको पूरा विश्व अपना परिवार लगेगा। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें टीम बन करके जाते हैं एग्जीबिशंस, यहाँ से हम व्यापारियों को ले जाते हैं विदेशों में, बहुत सारी ऐसी एग्जीबिशंस हैं, उनमें इंट्रोड्यूस करते हैं, उनका व्यापार बढ़ाते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं वहाँ के बिजनेसमैन से। और इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री या और मंत्री लोग विदेश में गए और उन्होंने कोई MOU साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया, तो उससे जो बायलैटरल ट्रेड है, मल्टीलैटरल ट्रेड है, वो स्ट्रेंथन होता है। और जितने भी हमारे ब्रिक्स आदि जो ग्रुप बने हुए हैं, इंटरनेशनल फोरम है, G7, G20 और ये सारे, इनसे व्यापार को आगे नए आयाम देने से रीजनल पीस, प्रॉस्पेरिटी, भाईचारा, ये सब बढ़ता है। क्योंकि जहाँ पर मेरा अपना मानना है, जहाँ पर व्यापार है वहाँ युद्ध का सवाल ही नहीं है। जहाँ व्यापार नहीं है तो वहाँ वैमनस्य है, जहाँ संवाद है वहाँ वाद विवाद नहीं होता, जहाँ वाद विवाद है इसका मतलब वहाँ संवाद नहीं है। सर, आपका नाम वशिष्ठ है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण परिवार से आप, लेकिन जब विदेश गए आप, जब आपके साथ अवसर थे या विदेश गए, तो वहाँ कुछ ऐसा कोई वाकया हुआ कुछ डिनर को लेके या किसी क्या क्या तकलीफें आई आपको विदेश में? हम लोग देखिए मेरे को ये लगता है कि संसार में सब चीज़ें सबके लिए नहीं है। शेर के लिए मांस है, हाथी के लिए घास है। राइट सर, है ना? हाथी मांस नहीं खाता। तो इसका मतलब ये हर चीज़ तो दुनिया में आपके लिए नहीं है। जो हमारी बॉडी है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे तत्व हैं, जो हमारे DNA है, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो हम उसको एक्सेप्ट करें। जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको ध्यान में रखते हुए, जिसमें गाय, गंगा, गणेश है ना, गीता, ये सब इसके तत्व, सनातन संस्कृति के तत्व हैं। कहीं ना कहीं सिराने के नीचे ही रहता है इसको तो जी, हम वो सब क्या क्यों कर लें, है ना, जो कि वहाँ पर व्यापक रूप से फैल रहा है। और उनको यदि वो भी इस सनातन संस्कृति को अपनाते हैं विश्व में, जैसा कि आजकल चल रहा है, तो निश्चित रूप से उनको भी वो आनंद प्राप्ति होगी। और मैं ये सोचता हूँ कि भाई हमें अपनी जो वो है, अपनी योग्यता को नहीं खोना चाहिए। लेकिन अगर बॉस ऑफर कर रहा हो सामने, बॉस, मैं कहता हूँ कि कल को कोई बॉस की बात नहीं मैं कह रहा, कोई भी ऑफर कर रहा हो इस दुनिया में तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैनेज कैसे करते हैं उसको? मैनेज की कोई जरूरत नहीं, जो वो है ही नहीं। आई डोंट फील लाइक टेकिंग इट। अच्छा, यस। तो कई बार क्या होता है सर, जैसे आपका बड़ा अच्छा कई बार डायलॉग भी रहता है, आप जो है आपके जब आपके मीडिया PR में लोग आते हैं, वो क्या है सर, वो माइकल जाके सोना लेके आओ, ये एक जो एक्टिंग है कहीं भी किसी की भी जी, उसको हम शुद्ध रूप से ये कह सकते हैं पर काया प्रवेश। यदि हमारी कोई एक्ट्रेस राधा बनती है तो इसका मतलब राधा की आत्मा उसके अंदर आ गई, ठीक है। यदि वो आत्मा नहीं आई है तो वो एक्टिंग भी रियल नहीं होगी, है ना। जो डायलॉग है या कुछ, उसको हम लोग जैसे गब्बर सिंह हो गए तो उसका डायलॉग, या अजीत के डायलॉग, है ना, या राजकुमार जो बहुत बड़े स्टार हुए उनका डायलॉग या कुछ, तो लोग आनंद लेते हैं इन चीज़ों का, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग है या जो है वो
या गाने हैं या जो भी चीज़ें हैं, ये सब सांस्कृतिक हमारी धरोहर है और इसको बहुत सशक्त रूप से हम लोग लेकर के चलते हैं। यही आनंद है जीवन का, है ना। आपने देखा होगा सीमा पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति, है ना, देश की रक्षा में हमारा सिपाही खड़ा हुआ है अपनी जान को बाजी लगा करके, लेकिन वहाँ पर भी एक छोटा सा रेडियो रख के या अपने मोबाइल में वो लता मंगेशकर जी के गाने से उसको राहत मिलती है। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने से प्रफुल्लित हो जाते हैं, किशोर कुमार के गानों से वो मस्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अब जैसे अजीत हैं तो उनका एक स्टाइल है, बड़े शांति से वो बोलते हैं, क्या प्रगति मैदान का सारा सोना उठाते हैं। हाँ तो उसमें हम बोल सकते हैं कि जैसे अजीत का डायलॉग है, तुम तो जानती ही हो, ये जो प्रगति मैदान है ना, अब इसका नया नाम हो गया भारत मंडपम। और सुनो, माइकल को मत बताना, नहीं तो यहाँ से वो सारा सोना ले जाएगा। हाँ, अगर किसी को प्रमोशन के लिए आना है तो क्या इजी वे क्या होना चाहिए, कैसे आप उसको संदेश दीजिए? देखिए, पुराने समय से भारत जो है मेले प्रदर्शनियों का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ है। पूरे भारत में ऐसे हजारों लाखों मेले और एग्जीबिशन होती हैं। कुंभ का मेला हो, खिचड़ी मेला हो, है ना, गुरु जम्बेश्वर का मेला हो, ये बहुत सारे ऐसे तीर्थों पर, त्योहारों पर एक उत्सव, जीवन को एक उत्सव की तरह जीने का एक तरीका है ना। मेले प्रदर्शनियाँ, इनमें व्यापार भी बढ़ता है, सीख भी बढ़ती है, पढ़ाई भी बढ़ती है। तो ये जो प्रगति मैदान है, प्रगति मैदान तो एक तरह से फादर ऑर्गेनाइजेशन है मॉडर्न फेयर कल्चर का। भारतीय जो आधुनिक मेला संस्कृति है उसका जनक स्थान प्रगति मैदान यानी कि भारत मंडपम है। अगर कल्चरल से हट के बात करते हैं, अगर प्रमोशनल आता है, बिजनेस जो है कमर्शियल आता है, तो उसके लिए उसकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और क्या विधि है यहाँ पे आने के लिए? देखिए, हमारे वेबसाइट पर सारे मेले जो आने वाले हैं वो हर उसको विधा को लेकर के ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे आहार एग्जीबिशन, इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर, तो उसमें पूरी होटल इंडस्ट्री और जिसको बोलते हैं होरेका इंडस्ट्री, होटल, रेस्टोरेंट और कैफ़े, ये जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री, उसमें फूड प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग, ये पूरा का पूरा उसमें दिखाया जाता है, ठीक है। अब हर उसका विधा जो ऑर्गेनाइज है, कुछ मल्टी प्रोडक्ट फेयर्स भी होते हैं, जैसे कि हमारा नवंबर मेला होता है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, तो उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए यही है कि आप लोग वेबसाइट पे जा कर के उसमें बहुत इजी वे से आप रजिस्ट्रेशन करें, जैसे ही रजिस्ट्रेशन खुलता है और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, और इतनी आसान हो गया आजकल तो, क्योंकि डिजिटल एज है, नई जनरेशन आज मोबाइल से ही सब कुछ कर रही है, तो उसी के माध्यम से आपका सब। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो पूरे होने चाहिए, जीएसटी वगैरह पूरा होना चाहिए, कागज़ पूरा रहना चाहिए, सर्टिफिकेशन पूरा रहना चाहिए, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और फिर वो व्यापार के आयाम खुलते हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से राष्ट्र प्रेम और देश, ये तो चलता आ रहा है, लेकिन अभी अचानक कुछ जो है राष्ट्र भक्ति और ये सब जो है नई गवर्नमेंट के आने के बाद कुछ ज़्यादा बढ़ा है लोगों के बीच में। हो सकता है सामने ना आ रहा हो और अब अचानक सारे सामने आ रहे हैं कि भाई मैं भी राष्ट्रभक्त हूँ। तो इन्हीं दरमियान में आपका जो राष्ट्रभक्ति है, जो आपने एक जो नया गवर्नमेंट जब आया तो आप उससे कहीं ना कहीं प्रेरित हुए, क्या हुए, जो ये एक आप टैगलाइन लेके आ रहे हैं, जो एक आप भारत खिलता कमल जो आप लेके आ रहे हैं, बिल्कुल ये प्रदर्शनी है क्या चीज़, इसका बेसिकली इसका अगर देखा जाए तो किस एंगल से हम इसको देखें और क्या होने वाला है इसमें? भारत एक खिलता कमल है। कमल पुरातन समय से ऋषियों की भूमि रही है यहाँ पर जी, और कमल एक पर्याय है मुखरित होने का, आभावान होने का, है ना, स्वच्छ होने का, आध्यात्म का, स्वच्छता का, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि इस कमल के पत्ते पर कभी भी बूंद भी नहीं टिकती, वो भी रिड़क जाती, ठीक है। वो इतना स्वच्छ है, वो इतना आभावान है, तो निश्चित रूप से हम विभिन्न विधाओं में यदि विकास कर रहे हैं और कहीं आंसू पहुंच रहे हैं और कहीं गरीब से गरीब किसान को भी हम वो दे रहे हैं। मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। मैं एक राष्ट्रीय पुष्प की बात कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय पुष्प की बात कर रहा हूँ, कमल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसे पद्म भी कहते हैं। हाँ, मैं राष्ट्रीय पुष्प और एंगल से देख सकता है। हाँ, राष्ट्रीय पुष्प की भी बात मैं कर रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। तो जो भी उसको खिलाने में लगा हुआ है,
सशक्त कर रहा है या उसमें हाँ जो उसके खिलाने में लगा हुआ है सशक्त कर रहा है को वो जो कमल है, यदि मेरे गरीब किसान जो हमारे देश के हैं उनके जीवन में यदि परिवर्तन आया है, आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है, सांस्कृतिक उनके अंदर भाव पैदा हुए हैं देश के लिए, और उनके अंदर देश को सशक्त करने की भावना पैदा हुई है, देश को तो निश्चित रूप से वो कमल खिल रहा है, कमल खिल रहा है, वो दिख रहा है, देश का कमल खिल रहा है, देश का कमल। ठीक है। और यदि ये कमल इसी तरह खिलता रहा तो अभी तो तीसरे नंबर पर हम आए, हम पहले नंबर पर आकर के पूरे विश्व में कमल खिला देंगे हम। कुछ अपने ही लोग हैं जो उस कमल को शायद खिलने नहीं देना चाहते हैं, हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर हम नाम लें साक्षात बागेश्वर धाम, बाबा बागेश्वर धाम की, तो वो भी राष्ट्रभक्ति में सबसे हाँ जी, ऊपर आते हैं। सैल्यूट है। हमने अक्सर देखा है कि मोदी जी का हाथ पकड़ के वो आगे बढ़ते रहते हैं, और मोदी जी जो है देश का नाम तो कर ही चुके हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं, बच्चा बच्चा जानता है कि आज विदेशों में भारत का क्या नाम है, कल क्या था। लेकिन आज का जो नाम चला है, जो राष्ट्रभक्ति चली है, ये जो आपका कंटेंट आ रहा है, ये क्या प्रभाव डालने वाला है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात पूछ ली आपने। जी देखिए, जो हमारे आराध्य देव हैं जी भगवान हनुमान जी, जी, और वो कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले नहीं हनुमान जी के बिना। उनको प्रेम मिला है भगवान राम का, जी, राम परिवार का प्रेम मिला है उनको, जी, ठीक है। और उन्होंने और एक ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति पर आघात किया है कि जिससे कि भारत का जब राम राज्य स्थापित हुआ तो कमल खिल गया, कमल खिल गया, ठीक है ना, कमल खिल गया। और सुनिए, वो जो भगवान राम माँ सीता हैं, वो तो शाश्वत लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, भगवान राम विष्णु जी के अवतार हैं। जी, तो जब वो लक्ष्मी है तो वो लक्ष्मी विराजमान होती है कमल पर, और कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है। तो हर विधा में जब तरक्की होती है और सबको सबल मिलता है, सुशासन होता है, जी, तो कमल खिलता है, कमल खिलता है। तो ये कमल खिलाने के लिए सर देखिए, इसमें पिछले 70 सालों में जो देखा गया है, और अचानक आप देखिए कई देश जो है वैज्ञानिक रूप से विकसित हो चुका है, लेकिन हमारा भारत कहीं ना कहीं पीछे था, और अचानक 10-12 साल में ऐसा क्या हुआ, जितने भी बाबा थे जो वो एकदम से निकल के आए, और आज जो है अध्यात्म की ओर पूरा विदेश, पूरा ग्लोबल देखता है हमारी तरफ। अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल योगा डे हुआ है, जिसमें कि भारत को गुरु माना गया है। उसमें क्या ऐसा हुआ कि सर जितने भी लोग हैं, जितने भी बाबा हैं, अध्यात्म वाले लोग हैं, वो लोग को की वजह से आज ये इस भारत में जो हो रहा है, हमारे ऋषि भूमि है, हमारे देवता लोग, हमारा मतलब उत्तराखंड जैसी जगह हैं, और सब जगह पीठ है, आस्था है, घर घर में आस्था है, महिलाओं में आज भी सतीत्व है, और हम सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, पहले भी थे। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है कि पूरा विश्व ये रियलाइज कर गया कि उसका वो कैसे बना रहे, धरती का अंत ना हो, धरती का विज्ञान में हाँ, बढ़ गए। और इस बात को कोविड के दौरान लोगों ने बहुत ज़्यादा रियलाइज किया पूरे विश्व में, जी जी, और वापस वो अपनी वास्तविकता पर आए, लौट करके आए, और उन्होंने अपनी किताबें पलटना शुरू किया, उन्होंने ऋषियों की शरण में जाने की कोशिश की, तो उन्होंने तो निश्चित रूप से वो भारत के पास ही ये पूरे विश्व में 3 कंपोनेंट हैं जी, वर्क, वर्शिप और विजडम। सर नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, नॉलेज होना काफी, हाँ नॉलेज तो कंप्यूटर में भी है, जी, नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, सूचना होना भी काफ़ी नहीं है, लेकिन यदि विजडम है, समझ है, वो महत्वपूर्ण है, वो अध्यात्म की तरह ले, वो आध्यात्म से ही प्राप्त हो सकता है। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी पालो, वो केवल और केवल आध्यात्म से, विकसित होने से, आध्यात्मिक रूप से गुरुओं की शरण में जाने से प्राप्त होती है। हाँ। इसमें सर एक बड़ा एक जो है एक मेरे दिमाग में एक अहम सा सवाल आ रहा था कि इन्हीं बीच में जब आप अध्यात्म की बात करते हैं तो एक और कंटेंट मुझे नजर आ गया। आप देखिए विदेशी भी हमारे भारत की तरफ देखते हैं, इस पर आपने, मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि एक आपने कुछ अध्यात्म के ऊपर या किसी लेडीज के ऊपर आपने बुक भी लिखा है इसको लेके, शायद उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सनातन विश्वव्यापी हमारी संस्कृति है उसमें गाय एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। गाय, गायत्री, गंगा, गुरु, गणेश, है ना, ये सब हमारे पुरानी, हाँ, ये सनातन संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग हैं।
गाय की भूमिका इसलिए है क्योंकि गाय आज भी विश्व में, और जो गरीबी और जो आज अत्रस्तता से लोग वो हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जो पतन की ओर जा रहे हैं और अपने आप को पता नहीं कहाँ उलझा पा रहे हैं जी, उन लोगों के लिए आज भी गाय ही एकमात्र माध्यम है जिसकी वजह से गाय ही जो उनको सशक्तिकरण दे सकते। मैं एक संपर्क में आया, फेडरिक किरणा ब्रूनिंग, सुदेवी माता जी हैं, वो फॉरेनर तो वो हाँ वो बर्लिन से हैं और भारत में जो है ना गायों की सेवा में संलग्न है। पिछले 1978 से वो भारत आकर के घूमने आई थी और कुछ इंसिडेंट्स ऐसी हुई तो मैं उनके संपर्क में आया, उनका थोड़ा सानिध्य मुझे मिला तो मैंने देखा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। वो एनिमल एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने ये कहा कि यदि धरती को बचाना है तो गाय को बचाना है। इस क्षेत्र में क्या आपको विशेष रोजगार की संभावना है? इसमें अनेकों रोजगार के साधन है। मैं आपको बताऊं, हाँ, आप अगर एक शहर से रूरल एरिया की बात करें हाँ, तो क्या संभावनाएं दिखती हैं? हाँ, देखिए आज मेरे को बहुत खुशी होती है कि आज FPOs काम कर रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, गांव-गांव में काम कर रहे हैं और उसमें दूध पालन को विशेष रूप से जब आप बात करेंगे, आप अमूल की बात करें, है ना, बड़े बढ़ा अमूल की बात करें तो इतना बड़ा कोऑपरेटिव आंदोलन गायों के बेस पर ही शुरू हुआ था और डॉक्टर कोरियन, बिल्कुल, है ना, और ये हमारे जो प्रधानमंत्री हुए हैं जिनको हम बहुत आदर के साथ देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने उसकी शुरुआत कराई थी, आपको पता होगा, है ना। तो इसका स्थापना, हाँ, तो वो गरीब महिलाओं से शुरू हुआ था जो गायों से दूध इकट्ठा करके और उसको शहरों तक पहुंचाती थी और वो आंदोलन आज ऐसा हो गया कि वैश्विक आंदोलन है। हम सल्यूट करते हैं उन सब महिलाओं को, गरीब परिवारों को जिन्होंने बहुत शिद्दत से, बड़ी मेहनत से गायों का लालन पालन किया और गायों का ध्यान रखा और गायों ने उनका ध्यान रखा, उनको सशक्त बनाया। ये बात कही जाती है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं गाय के गोपाल, उनको तो गौपाल ही कहते हैं, है ना। उन्होंने सबसे पहले गाय की एडवोकेसी की है। उन्हें पता था कि गाय यदि सशक्तिकरण करना है तो गाय को ही पूरी संभावना, और गाय को गोपी के रूप में माना उन्होंने। बड़ा अच्छा रहा सर ये कन्विंस और ये बड़ा टॉपिक बड़ा अच्छा रहा, लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। जाते जाते हमारा एक आखिरी क्वेश्चन होगा कि सर ये जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और इनको जो देखते हैं जब वॉर होता है, जब कोई भी कभी भी अटैक कर देते हैं, जो वॉर का दौर चल रहा है, क्या लगता है आपको, ये अध्यात्म की तरफ से या फिर क्या करना चाहिए इनको? देखिए, विश्व यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ऐसे महापुरुष, ये मानव नहीं है, महामानव हैं जी, और निश्चित रूप से आध्यात्मिक शक्तियाँ इनके पास में है, ऐसा मेरा मानना है। साधु संत लोग भी बताते हैं, ऋषि लोग हमारे, ये पूर्ण रूप से भारतीयता को, भारत को, देश को आगे ले जाने का इनका सारा वो है। इनके अंदर जो अदम्य साहस है वो मैं शिवाजी मराठे और सुभाष चंद्र बोस और इस तरह का साहस है, हिम्मत, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप जी का जो साहस था, ऐसी साहस की मूर्ति इनको मैं देखता हूँ। लेकिन साहस, वो कहते हैं कि जोश में होश मत खोना, है ना, जोश में होश मत खोना, होश मत खोना। हाँ, लेकिन और एक और पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, ये डायलॉग मैंने कहीं पर लिखा था कि हाँ, कई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मैं सुपारी नहीं देता, खुद ही मार देता हूँ। ये नायक हैं, नायक है, हाँ, तो ये देश के नायक हैं ये, और मैं जो इनकी नीतियां हैं, समझ है, सबूझ है, और उसको देता हूँ बड़ी सफाई से, बड़े इज्जत से, बड़ी शिद्दत से, बड़े गौरव के साथ में। भारत को आगे ले जाने का इन्होंने जो काम किया, प्रकरण किया है, वो सदियों तक हमें सशक्त करके जा रहे हैं। और इनका जो साहस है ना, वो हर भारत के युवाओं में ना, उनके खून के अंदर एक नया जोश भर देता है। आदमी की लगन देखिए, चूम ले ये गगन देखिए। एक फूल के ऊपर कोई कवि हो सर, कोई मतलब कोई कविता हो, मैं सुना देता हूँ। हाँ, जो खिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल खिल रहा है। हाँ, एक बहुत पहले मैंने लिखी थी कविता, वो ये लिखी थी, फूलों के खिलने पर भंवरे की गुंजन से मिल
जाती है खुशबू में हर बात तुम्हारे मन की। केले के पत्ते कम हैं छुपने को हमारे प्रीतम, अब याद बहुत आती है बीते हुए बचपन की। मेरा सजना सवरना देखो, मेरा सजना सवरना देखो, सुबह का सूरज मांग में बिंदी की जगह एक तारा और महक ये चंदन की। बड़ी बुजोर से बरसा सावन, बड़ी जोर से बरसा सावन, ये धरती गीली गीली हर बात रपट जाती है सीने से धड़कन की। मेरे दिल में कमल खिला है, मेरे दिल में अमृत भरा है, तुम प्यास के मारे प्रीतम, एक संग पिएंगे दोनों, ये महक है चंदन की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। आपने जो कमल खिलाए भारत में वो गजब का। और ये आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपका जो इवेंट आने वाला है। हम कहीं ना कहीं एक बार दर्शक हम आपको फिर से एक बार संजय बसी जी से रूबरू कराएंगे, लेकिन एक अलग टॉपिक पर। वो है कवि। देखिए जिस तरह से कविताएं सुनाई वो लग रहा है कि इनके अंदर जो कवि है ना वो भरा हुआ है। तो हम बहुत जल्दी आपको फिर से एक बार वशिष्ठ जी को आपके सामने लाएंगे और आप लोग एंजॉय करते रहिए, लाइक करते रहिए और स्नेह भरा प्यार करते रहिए। पूरे भारत से हमारी विनती है। धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, थैंक यू।